हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है श्रीमती लीना महेंद्रे जी, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, गोवा की चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रही है और राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रचार मंच इसका भी वो काम देखती है। आई रिक्वेस्ट मैडम टू स्पीक ऑन नीड एंड एफर्ट्स टू पॉपुलराइज द नेशनल कैलेंडर। सम्मानीय व्यासपीठ और मुंबई विद्यापीठ के सभी गुरुजन, और मैं देख रही हूँ कि करीब करीब तीसरी पंक्ति से पीछे सारे विद्यार्थी ही बैठे हैं। तो मैं हिंदी में बोलूँ चलेगा या मराठी में चलेगा? ये हमेशा का पेच होता है। चलिए मैं दोनों मिक्स करके बात करने का प्रयास करूंगी। शुरुआत मैंने हिंदी में की है तो थोड़ी देर हिंदी चलेंगे। मला एक सांगा, काल रामनवमी होती, आकाशात नवमीचा चंद्र कुणी बघितला त्यांनी हात वर केला। ठीक आहे, मला 10-12 तरी हात वर झालेले दिसतात। तो नवमीचा चंद्र आहे का पंचमीचा चंद्र आहे हे ओळखता येतं का? आणि पंचमीचा नव्हता कशावरून? आकारावरून आपल्याला ओळखता येतं। जर आपण रोज चंद्र बघायची सवय केली तर थोड्याच दिवसात आपण त्याच्यात इतके एक्सपर्ट होतो की चतुर्दशीचा चंद्र आणि पौर्णिमेचा चंद्र आपल्याला वेगळा कळतो, द्वितीयेचा चंद्र आणि तृतीयेचा चंद्र आपल्याला वेगळा कळू शकतो। त्याची सवय करा। पुढला प्रश्न, आज सकाळी सूर्योदयाच्या पूर्वी किती जण उठले हा प्रश्न खरा पहिला विचारायला पाहिजे। पण जर कोणी उठलं असेल तर पूर्वेकडे शुक्राची चांदणी कुणी बघितली? ओ वाव, मग 3 हात वर होताना दिसत आहेत, फारच छान। मुंबईत तुम्हाला शुक्राची चांदणी दिसते का हा खरा प्रश्न विचारायला पाहिजे। कारण मला पुण्यात दिसली, पण मुंबईत दिसते का नाही मला अजून खात्री नाही। दिसते पण शुक्राची दिसत असेल, पण बाकी शनी, मंगळ, गुरु दिसतो। तर आता इथे आपण विज्ञानाची चर्चा करतोय, काय विज्ञान भारती, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आणि ज्या प्रांगणात आपण बसलेलो आहोत, ज्या ऑडिटोरियम मध्ये आपण आहोत, हे भी विज्ञान से संबंधित ही ऑडिटोरियम है। तो ये बताइए कि एस्ट्रोनॉमी साइंस है कि नहीं है? है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कौन कौन है, थोड़ा हाथ प्लीज ऊपर उठाएंगे, कि जो एस्ट्रोनॉमी में या तो पढ़ाई कर रहे हैं फॉर्मली या इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे बहुत कम हाथ ऊपर होते दिख रहे हैं, जबकि आपके यहाँ मुंबई में BARC है और उनका एक बहुत बड़ा सेंटर है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर के वहां पर दूरबीन जो टेलीस्कोप होते हैं उसका वो एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, फिर उसका मेंटेनेंस करते हैं और वहां से आकाशीय घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इन सारी बातों को थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ बताया गया कि आज का जो दिनांक है, जो हम बड़े पॉपुलरली हम इसको कहते हैं 11 अप्रैल 2022, ठीक है, लेकिन हमें इसके साथ साथ एक और तारीख बताई गई है। वो तारीख क्या बताई गई, किसी को याद है? चैत्र 21, 1944। तो ये चैत्र क्या होता है? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये
जब हम कहते हैं अप्रैल तो हमारा सीना तन जाता है ना। हम कहते हैं वाह हम साइंटिफिक, हम प्रगत हैं। और क्या बोलते हैं हम दकियानुसी नहीं। और अगर हम कहेंगे चैत्र, ओ क्या दकियानुसी शब्द कहाँ से ढूंढ के लाया, है ना। तो कितने लोग जानते हैं कि चैत्र दकियानुसी है? प्लीज हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा मैं बता दूं, आईएएस में आने से पहले मैंने 1.5 साल फिजिक्स की लेक्चररी भी की। तो आपको लग रहा होगा कि क्या कोई लेक्चरर सामने है तो उसका थोड़ा सा उत्तर हाँ में है। तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन लोग ये जानते हैं, मैंने मानते हैं नहीं पूछा, कौन कौन लोग ये जानते हैं कि चैत्र शब्द दकियानुसी है, ओल्ड फैशन्ड या गलत, मिथ्या, मैथोलॉजिकल? हाउ मेनी पीपल नो दैट इट इज अ मैथोलॉजिकल एंड ओल्ड फैशन्ड? हाउ मेनी पीपल नो इट? अब ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि यहाँ विज्ञान की सभा में बैठ करके आप लोग ये कह रहे हैं कि हमें चैत्र शब्द के ओल्ड फैशन्ड या अवैज्ञानिक होने का नॉलेज नहीं। तो इसका मतलब मैं समझूं कि आप लोग सब कुछ सोचते हैं कि चैत्र शब्द जो है वो वैज्ञानिक है। थोड़ा जोर से अगर हाँ बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अब आपके सामने दूसरा चैलेंज मैं रखती हूँ। कौन मुझे बता सकता है खड़े होकर कि चैत्र वैज्ञानिक शब्द क्यों है, इसके पीछे विज्ञान क्या है? प्लीज नॉट फॉर द टीचर्स मैडम। कौन मुझे बता सकता है आप लोगों में से कि चैत्र शब्द को वैज्ञानिक क्यों कहा जाए? नहीं। अरे भैया मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कोई यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। एक हाथ केवल ऊपर उठ गया है जो कहता है कि हाँ मैं आपकी जमात में जाने का प्रयास करने वाला हूँ। पीछे भी एक है। हाँ चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई यूपीएससी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं या उसके अभिलाषी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी बार बार आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी को अभी बहुत डंडे पड़ रहे हैं आजकल भी, और आगे भी बहुत डंडे पड़ने वाले हैं, तो उससे बच करके रहिए। लेकिन इतना भी मैं बता दूं कि बिना ब्यूरोक्रेसी कोई सिस्टम नहीं चलती। अभी आप लोग यहाँ इतनी शांति से एक कुर्सी पर एक व्यक्ति, हाँ ना कि एक कुर्सी पर 3 ऐसे बैठे हैं ना, इसी को सिस्टम कहा जाता है। तो खैर मैं भटकना नहीं चाहती, मैं अपने विषय पर आती हूँ कि अभी जैसा जैन जी ने हमें बताया, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि जब कोई विजेता किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसको विजित कर लेता है और उस पर अपना अधिकार जमाता है या अपना राज जमाता है, तो कई हजारों वर्षों तक हमारे देश की संस्कृति ये रही कि राजाओं में लड़ाइयां होती थी, लेकिन संस्कृति अलग थी। संस्कृति ये कहती थी कि जब दो राजाओं के बीच लड़ाई होगी तो चाहे जो भी जीते वो 3 चीजों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो कृषि व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसान सुरक्षित रहेगा, वो व्यापार को डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो जो ट्रेडर्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे, और वो टेम्पल, ब्राह्मण और गुरुकुल इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ताकि अध्ययन अध्यापन ठीक तरह से चलता रहे। वो किसको डिस्टर्ब करेगा? केवल जो राज सत्ता चला रहे हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, है ना, दरबारी हैं, केवल डिस्टर्बेंस केवल वहां पर होगा। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन जब बाहर से आक्रमण होने शुरू हुए और कई वर्षों तक हमने उन आक्रमणों को रोका भी। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको याद होगा कि गुप्त साम्राज्य, हम कहते हैं कि, हमारे देश का गोल्डन एरा था। क्यों गोल्डन एरा था? क्योंकि 11वीं शताब्दी में 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 11
क्योंकि कई कई जनरेशंस तक, करीब करीब उनकी 7-8 पीढ़ियों ने बाहर के आक्रमणकारियों से लड़ाइयां की, घर में घुसकर मारा, ये जो हम आज कहते हैं। तो उस तरह की लड़ाइयां गुप्त साम्राज्य के राजाओं ने की। बाहर जाकर के उन्होंने आक्रमणकारियों को वहीं पे रोकने का प्रयास किया, सफल भी हुए। तो ये तो एक इतिहास की बात होगी, लेकिन जब उसमें भी हम फेल हो गए एज अ नेशन, और जब बाहर के आक्रमणकारी यहाँ विजेता के रूप में आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि चलो इनकी कृषि को छीनो। अब कृषि तो नहीं छीन सकते, लेकिन जो हमारे यहाँ बढ़ईगिरी काम करते थे, जिसको मराठी में हम 12 बलुतेदार बोलते हैं, है ना, कृषि से रिलेटेड जो दूसरे छोटे छोटे काम है, और सबसे बड़ा काम उससे होता था जुलाई है, यानी जो बुनकर है, विणकर समाज। तो ब्रिटिशों ने सबसे पहला काम क्या किया कि हमें अगर यहाँ का व्यापार तोड़ना है, तो सबसे पहले जो यहाँ की बुनकर समाज है उसको पहले खत्म करो, ताकि हमारे मिलों का कपड़ा यहाँ आ सके। अगर आप लोग, मुझे लगा कि अगर आप लोग कोई यूपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहे हो, तो दिस नॉलेज इज वेरी गुड फॉर यू। एनीवे, तो बुनकरों को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, सोनारों को तोड़ने का प्रयास किया, इस तरह से ट्रेड समाप्त करने का प्रयास किया, गुरुकुलों को नष्ट किया। सबसे बड़ी चालाकी की बात थी कि उन्होंने कहा कि जहां कहीं संस्कृत पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाई अंग्रेजी में अंग्रेजी के प्रोफेसर करेंगे। संस्कृत सीख रहे हो तो भी आपको संस्कृत सीखने का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट केवल तभी मिलेगा जब आप अंग्रेज टीचर से अंग्रेजी भाषा में संस्कृत पढ़ेंगे, और दूसरे व्यक्ति जब पूछेंगे तो वह संस्कृत का उत्तर आप अंग्रेजी में दे पाएंगे। ये कंडीशन। तो एक तरह से मुझे लगता है कि जो हमारे उन्होंने धन लूटा हो, जो हमारे ट्रेड को नष्ट किया, जो हमारा धर्म परिवर्तन किया, जो हमारी संस्कृति को नष्ट किया हो, जो हमारे टेम्पल्स नष्ट किए हो, ये सारे आप एक पर्दे में रख दो। और जो दूसरे पर्दे में क्या रखा उन्होंने, मुझे उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस लगता है। उन्होंने ये कहा कि ये जो एक बड़ा मक्खन का गोला है, तुम ये मान लो, स्वीकार करो कि ये तुम्हारा कभी था ही नहीं, ये हमारा है। अभी आज अगर आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा या पढ़ाई भी की होगी, एक शब्द बड़ा प्रचलित है, आउटसोर्सिंग, है ना। हम कोई काम है, हमें लगता है कि इस काम को करने के लिए हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसा है, तो इस काम को करने के लिए जो एक्सपर्ट होंगे उनको हम ये काम सौंप सकते हैं कि आप ये काम करो, और रिजल्ट जो होगा उससे हम फायदा लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ये आजकल का बड़ा ट्रेंड का ये शब्द है, और पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं कि केवल हमारे यहाँ है। तो ब्रिटिशों ने हमसे कहा कि आपका ये जो मक्खन का गोला है, ये आप हमें आउटसोर्स कर दो। और हमने कहा हाँ चलो ठीक है, ये हमने आपको दे दिया, आप इस पे जो काम करना चाहते हैं करो। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि अब तो हम इसके मालिक हो गए। आप लोगों में से कोई बता सकता है वो मक्खन का गोला जो है उसको किस रूप में आप समझते हैं? मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? जी, हमारा जो पूरा ज्ञान भंडार था वो एक पर्दे में रखा और कहा ये पर्दा हमारा है, बाकी जो हम तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं।
लेकिन ये हम आपकी मर्जी से हम इसको अपना कहना आरंभ करेंगे। और हमने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमारी पूरी मर्जी है, आप इसका उपयोग करो। अब आप ये मुझसे कहेंगे कि ये तो गलती हमारे 150-200 साल पहले के जो पूर्वज थे उनकी थी, हमारा क्या, हमने थोड़ी ये गलती की है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग सोचते हैं कभी कि ये गलती हम आज भी कर रहे हैं? कर रहे हैं कैसे? आज भी आप देख रहे हैं कि हमें जरूरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी सभ्यता के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और ये मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी हार है जो अभी भी सफर कर रही है। बहुत सुंदर। इसमें थोड़ा सा और सरल कर दूं कि हम दो बातें कर रहे हैं आज भी, जो जिस संशोधन की या जिस सुधार की आप बात कर रहे हैं वो तो शायद बहुत बड़ा है ना। वो छोटी छोटी बातें जो हम अपने स्तर पर आज भी कर रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ अकल की बात अगर हमारे यहाँ पहुंचती है जो हम दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आहा अंग्रेजी में लिखो तब तुम्हारा नाम रोशन होगा। हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, तो हमें डर लगता है कि हमारा नाम रोशन होने से वंचित रहेगा। यानी हम अंधेरे में ही डूबे रहेंगे जब तक हम हिंदी या मराठी में कोई बात करेंगे, कोई कुछ लिखेंगे, खास करके जिसे हम समझते कि ये हमारे लिए कोई ज्ञान की बात। जहाँ ज्ञान की बात आती है, हमने स्वीकार कर लिया है, व्यक्तिगत रूप में स्वीकार कर लिया है कि ज्ञान की बात हिंदी, मराठी, बंगाली, उड़िया, तमिल, पंजाबी, गुजराती में नहीं हो सकती। ज्ञान की बात अगर आपको करनी है तो केवल और केवल अंग्रेजी में करनी होगी। इस बात को हमने आज भी सहज रूप से स्वीकारा हुआ है। आप कोई भी बड़ा लेखक उठा करके देख लीजिए, वो कहता है कि अरे मेरी ना एक अंग्रेजी भाषा में मेरी किताब पब्लिश हो रही है या हो चुकी है, अब मैं कितना बड़ा या बड़ी हूँ। हम ये सोचते भी नहीं हैं कि अगर हम अपनी भाषा में पुस्तक लिखेंगे तो हम कभी बड़े हो सकते हैं या बड़े कहलाए जा सकते हैं। ये तो हम एक रोज कर रहे हैं। और दूसरा, अभी आप अगर ये पूरा देखते हैं, आपके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, सॉरी मैं किसी को आहत नहीं करना चाहती या किसी पे मैं एक जस्ट सामने उदाहरण दिखा तो मैं बता रही हूँ कि हर जगह हमें अंग्रेजी का सहारा हम आज भी ले रहे हैं और बड़ी खुशी से ले रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हमें होती है जब हम कहते हैं कि ओ हम तो अंग्रेजी जानते हैं, हम कितने महान हैं। चलिए मैं 5 मिनट आपका समय और लेती हूँ ये बताने के लिए कि राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका प्रसार मंच जो है वो क्या काम कर रहा है और किस तरह से कर रहा है और कहाँ कठिनाई है और क्यों हमारे नौजवानों को इसके साथ, इस कार्य के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आप सबों की सुविधा के लिए हमारे ही किसी सदस्य ने यह एक चार्ट बनाया है। देखो चार्ट, मुझे तत्काल इसका हिंदी शब्द भी नहीं सुन रहा है, सारणी बनाई है और इसमें ये एक दीर्घ वृत्ताकार उन्होंने बनाया है जिसमें सारे हिंदी महीनों के नाम अर्थात जो हमारा राष्ट्रीय नाम है वो लिखे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के महीनों के नाम लिखे हैं, हर तारीख उन्होंने बताई है। तो ये देखते ही आपको तुरंत आप ये इक्वेशन आप बना सकते हैं कि किस ग्रेगोरियन तारीख को हमारे राष्ट्रीय तारीख का कौन सा दिन होगा या राष्ट्रीय तारीख के कौन से दिन में ग्रेगोरियन का कौन सा दिन होगा।
अभी जो रानाडे जी ने हमें समझाया कि जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर को रिप्लेस करने के लिए जो भारतीय कैलेंडर बना, उसकी मैं एक विशेषता और बताना चाहती हूँ कि जैसे ग्रेगोरियन में 365 दिन है, वैसे ही इसमें भी 365 दिन है, क्योंकि यह सौर कैलेंडर है, सूरज पर आधारित। सूरज के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसकी गति पर आधारित है। इसलिए अगर आज 2022 में 11 अप्रैल की तारीख को चैत्र का अगर 21वां दिन है, तो 2032 में भी इस तारीख को वही दिन होगा, 2042 में भी वही होगा। यानी आपको अगर किसी को लगता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे अगर हमने ये कैलेंडर अपनाया, ये जो डर है, इस डर को मैं निपटाना चाहती हूँ कि इसका इतना सुंदर समीकरण है जो सालों साल वही चलने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए इस कैलेंडर को अपनाने से हमें इंटरनेशनल लेवल पर असुविधा पहले कुछ 1-2 महीनों में शायद हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी आपको आश्चर्य होगा कि इसका प्रचार करने में हमारी समिति को बहुत बहुत काम करना पड़ा, करीब करीब पिछले 25 वर्षों से, ना कि 15 वर्षों से। इस पर ये समिति के लोग कार्य कर रहे हैं। मैं इसके साथ बहुत हाल में ही जुड़ी हूँ इनके साथ, और वो भी कुछ शर्त लगा करके जुड़ी हूँ, इसके बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे एक मुझे लगता है कि इनकी 2-3 उपलब्धियां हैं, 2-3 कठिनाइयां हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये बैंकों के साथ आग्रह किया कि हम चेक पर राष्ट्रीय तारीख लिखेंगे। तो बैंकों ने कहा हमें तो समझ में नहीं आता, हम कहेंगे इनवैलिड डेट, और चेक को हम वापस कर देंगे, बाउंस कर देंगे। तो फिर इन्होंने रिजर्व बैंक के साथ गुहार लगाई। तो पहले रिजर्व बैंक के लोगों को भी समझ में नहीं आया, जैसे अभी जैन जी ने बताया कि हमारे सेक्रेटरी को भी पता नहीं था कि क्या होता है राष्ट्रीय कैलेंडर। तो रिजर्व बैंक ने भी पूछा ये क्या होता है, लेकिन फिर रिजर्व बैंक के कुछ लोगों को समझ में आया, तो उन्होंने एक आदेश पारित किया। वो आदेश इस चार्ट में आपको यहाँ दिखेगा, अगर किसी को तत्काल रेफरेंस की, तत्काल संदर्भ की आवश्यकता। और फिर ये आदेश निकालने के बाद भी कई बैंकों ने फिर भी वो मना करते रहे। तो फिर झगड़ा हमने आगे बढ़ाया, कोर्ट तक ले गए। हाईकोर्ट में 2 बड़े कंपनियों को हाईकोर्ट ने 2 लाख से अधिक रुपए का दंड किया है। वो 2 कंपनियां हैं, उसमें से एक का नाम है वोडाफोन, एक का नाम है कोई अमेरिकन या ऐसी कोई सिटी बैंक। उसके बाद भारत के सभी बैंकर्स ने मिल करके, जो बैंकर्स एसोसिएशन होता है, उनका एक अलग आदेश निकाला कि इसको हमें मान्य करना होगा। तो अब हम दूसरा काम हमने ये शुरू किया करीब 10 साल पहले कि हम लोगों को समझाते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं कि आप अगर संभव हो तो अपना चेक आप भारतीय दिन के हिसाब से लिखिए। लेकिन आजकल पिछले 2-3 वर्षों से मैं देख रही हूँ कि फिर आजकल तो हम सारे अपने व्यवहार इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे वगैरह वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि थोड़ा सा हम फिर पीछे आ जाएंगे अपने प्रयासों में। हर वर्ष हम कैलेंडर, छोटी डायरी इत्यादि छापते हैं ताकि लोगों में इसका प्रसार हो सके। और अगर आप लोगों में से कोई यूट्यूबर हैं जो नीरज अत्री का चैनल देखते हो, तो नीरज अत्री के चैनल पर हमने इस कार्यक्रम के, इस दिनदर्शिका के विषय में एक कार्यक्रम किया हुआ है। अगर आप नीरज अत्री और सौर दिनदर्शिका दोनों मिला करके लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। फिर तीसरा काम हम लोगों ने ये किया, जैसे मैंने बताया कि हमारे एक सदस्य ने ये चार्ट बनाया। तो अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो ये चार्ट आप खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से 20 रुपए या ऐसी इसकी कोई सहयोगी कीमत बताई गई है, और उसका पैसा हम इसी प्रचार के लिए ही लगाएंगे। इस संस्था को पैसा जाएगा, किसी की
जेब में नहीं जाएगा। एक बात जो मैंने शर्त का उल्लेख किया कि मैं इनके साथ एक शर्त के साथ जुड़ी हुई हूँ, वो भी मैं चाहती हूँ क्योंकि हम अभी इस राष्ट्रीय दिनदर्शिका को लोगों के बीच बड़े पैमाने पर ले जाने की ये हमने अभी प्रारंभ किया है। तो हम अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं। तो अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को प्रारंभिक अवस्था में ही हम सुधार सकते हैं। इसी भावना से मैं ये बात कहना चाहती हूँ आपसे। मैं फिर से जानना चाहती हूँ, कई लोगों ने कहा कि हमने कल नवमी का चंद्रमा देखा है, ठीक है ना? कोई बता सकता है कि अभी चंद्रमा किस नक्षत्र में या किस राशि में है? या आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि मुझे बिल्कुल 10 से कम हाथ मुझे ऊपर दिख रहे हैं। यानी कि हमारे विद्यार्थियों को पहले यही पता नहीं है कि आकाश में नक्षत्र क्या होता है, आकाश में ग्रह क्या होते हैं, आकाश में राशियां क्या होती हैं। और चैत्र नाम जो है महीने का, जिसके बारे में बड़े खूबसूरती से रानाडेव जी ने बताया कि चैत्र मास उस मास को कहते हैं जिस मास में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है। तो चित्रा के साथ चैत्र को जोड़ा गया है। यानी आकाश में हम देख रहे हैं कि चंद्रमा वहां है, उसके बगल में चित्रा नक्षत्र है, चंद्रमा पूर्णिमा का है, तो यह महीना चैत्र कहलाएगा। और जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें से केवल 12 नक्षत्र ऐसे हैं जिन नक्षत्रों के पास चंद्रमा पूर्णिमा के दिन आता है, बाकी 13 के पास नहीं आता है। इसलिए केवल उन्हीं नक्षत्रों के नाम से हमारे महीनों के नाम बने। तो समझाने का मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि ये जो हमारे नक्षत्र, जो हमारे मास नाम है, महीनों के नाम है, इनका आधार सूरज है, पृथ्वी है या चंद्रमा है? चंद्रमा है ना? और हम कैलेंडर में शब्द क्या यूज कर रहे हैं? सौर। तो क्या हमारे देश में कभी कोई सौर कैलेंडर भी होता था? उसको हम संवत्सर बोलते थे। संवत्सर अर्थात जो एक का संस्कृत में एक अर्थ होता है जो रिफाइंड, जो ज्यादा शुद्ध, ज्यादा पवित्र, ज्यादा मंगलमय हो। तो संवत्सर का अर्थ होता है होता है, आप सबको पता है, वो सूरज के कारण ही होता है। तो ऋतु परिवर्तन जो होता है, ऋतु परिवर्तन से हमारी खेती चलती है। तो खेती हमें क्या करनी है ये समझ में आ सके, इसलिए संवत्सर की समझ आवश्यक है। और संवत्सर की समझ हम इस प्रकार से करें ताकि उस नाम से ही हमें समझ में आ जाए कि हमें इस समय कृषि का कौन सा काम करना है। तो इस हिसाब से वैदिक काल में नाम रखे गए, जो कि कल तक भी चल रहे थे। कल तक भी हमारे जो महापंडित या विद्वान हुए, उनकी पुस्तकों में हम देखते हैं कि उन नामों का हमें उल्लेख अभी भी मिलता है। जो पुस्तक 1970 में लिखी गई, वहां भी उन नामों का प्रयोग हुआ है। अर्थात लोकमानस में ये नाम अभी तक है, भले ही यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूली किताबों में वो नाम निकल गए। तो वो नाम है मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य। तो ये नाम ऐसे हैं कि वो कृषक को बताते हैं, किसान को बताते हैं कि अगर ऊर्ज मास चल रहा है, इसका मतलब तुम्हारी खेती की जो फसल है
वो अब पक रही है, इसके काटने का समय आ गया। अगर मधुमास आ रहा है तो किसान को बताया जाता है कि इस मास में सारे पेड़, फल, पौधे ये रस से पूरित होने वाले हैं, अभी उनको डिस्टर्ब मत करो। राइट? तो कृषक को पता चले कि उसे क्या करना है। इसके लिए ये वैदिक नाम रखे गए जो कि सूरज को आधार करके बनाए गए, और चंद्रमा को आधार करके जो नाम बनाए गए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इत्यादि, वे मुहूर्त के लिए, यज्ञ के लिए, और खास तौर पर जो समुद्री व्यापार होता है उसके लिए, क्योंकि समुद्री व्यापार में मार्गदर्शक जो है वो सूरज नहीं होता है। जब आप समुद्र के बीच में होते हैं तो आप सूरज की तरफ देख नहीं सकते, लेकिन जब रात में चंद्रमा का उदय होता है तो आप उसको देख सकते हैं, और फिर उसको देख करके आप समझ सकते हैं कौन सी तिथि है, दिशाएं क्या है, नक्षत्र क्या है, वातावरण कैसा रहेगा, हवा कैसी बहेगी इत्यादि। तो चंद्रमा का जो कैलेंडर है उसका उपयोग है समुद्री व्यापार के लिए और हमारे अन्य मुहूर्त के कामों के लिए। सूरज का जो कैलेंडर है उसका उपयोग है हमारे कृषि के कामों के लिए, और इसलिए विचार पूर्वक दोनों जो नामों का जो सेट है, सेट ऑफ नेम्स, सेट ऑफ 12 नेम्स, वो अलग रखा गया है। लेकिन जो अभी हमारी पार्लियामेंट जो 1957 में जो एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में जो राष्ट्रीय कैलेंडर स्वीकृत हुआ, उसमें कुछ शायद सही, मुझे लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं इस जानकारी की शायद कमी हो गई हो, या जो भी कारण रहा हो, सौर महीनों के जो नाम देने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, उसकी जगह चंद्रमा के महीनों के नाम दे दी गए, जिसके कारण कंफ्यूजन होता है। अब मुझे अगर आदत है पंचांग देखने की, तो या आकाश में चंद्रमा को देखने की, तो मैं आकाश में चंद्रमा देखूंगी और कहूंगी ओ ये नवमी का चंद्रमा है, और चंद्रमा की पोजीशन यहाँ है तो ये शुक्ल पक्ष का है, अगर वहां है तो वो कृष्ण पक्ष का है ना। लेकिन जब मैं अपना कैलेंडर उठा करके देखती हूँ तो इस पे लिखा हुआ है चैत्र 21 आज, जबकि आज आकाश में मैं देखूं रात को तो दशमी का चंद्रमा, 10 और 21। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि चैत्र नाम जो है, इसकी जगह अगर हम लिखें मधु, जो कि संवत्सर, सौर महीनों का वैदिक अर्थात मान्य नाम है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लाने की आवश्यकता नहीं है। संसद में एक छोटा सा संशोधन बिल पास करना है कि आज के बाद चैत्र वैशाख की जगह हम मधु माधव कहेंगे, और पहले जहां कहीं चैत्र वैशाख आदि उल्लेख हुआ है उनको हम मधु माधव के नाम से समझेंगे। बस इतनी छोटी सी बात है। और दूसरा एक छोटा सा संशोधन, अगर आप लोगों को जचे कि हम अभी कहते हैं कि शक 1944 में हम हैं, आपको मैं एक बात छोटी सी ये बता देना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में एस्ट्रोनॉमी की सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे अच्छी बुक्स, सबसे अच्छे विद्वान हमारे देश में, और हमारे देश में एक शक कैलेंडर है जो कि अभी 1944 चल रहा है। लेकिन उससे पहले एक विक्रम कैलेंडर भी हमारे देश में हुआ था, जिसका 2079 चल रहा है, यानी वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले आरंभ हुआ था, करीब 57-58 साल पहले। और उससे भी पहले एक कैलेंडर हमारे देश में प्रचलित था जिसको हम युगाब्द कैलेंडर कहते हैं। और अगर कहीं भी पुराने संग्रहालयों में अगर आप जाएंगे और अगर कहीं भी आपको वहां पुराने पंचांग देखने को मिलेंगे तो आपको देख करके आश्चर्य होगा कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 250 साल पहले तक भी तब के लोग विक्रम संवत या शक संवत के साथ साथ युगाब्द संवत भी लिखते थे, और जो कि युगाब्द संवत अभी 5124 चल रहा है। यानी हमारे देश में काल गणना उतने साल से और निरंतर रूप से हर वर्ष पंचांग बनेगा, हर वर्ष पढ़ाई होगी पंचांग की, हर वर्ष
उस पंचांग को लेकर के उसका नाम क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, उसके गुण क्या होंगे, ये चर्चाएं होती थी। और उसके हिसाब से हमारी खेती, हमारा समुद्री व्यापार, हमारी तीर्थ यात्राएं, हमारी दूसरी यात्राएं, ये सारी गाइडेड होती थी। तो ये हमारे देश की परंपरा थी। तो अब ये भी एक प्रश्न आता है कि क्या हम अपने आप को अति नूतन, है ना, अति नवीन कहलाना चाहते हो? तो हम 1944 है हमारी आयु। और अगर हम अपने आप को अति पुरातन कहना चाहते हो तो हमारी 5000 है। अगर हम चाहते हो जो कि युवा वर्ग का प्रतीक है, तो विक्रम संवत का हिसाब लगाएंगे तो 2079 है। अब इसके लिए हर व्यक्ति का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन अगर हमें 1944 को बदल करके 5124 करना है, तो वो भी अगर संशोधन बिल संसद में आता है महीनों के नाम बदलने के लिए, तो उसके साथ वो भी संशोधन बिल आ सकता है। और इसके लिए अब आप कहेंगे कि हम ना तो संसद हैं, ना हम अभी कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अभी तो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, है ना। लेकिन अगले 5 सालों में ही आपका जो स्टेटस है, और मेरे ख्याल से अभी भी जो आप लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, सारे के सारे मतदाता तो अवश्य हैं। तो इसलिए जो हमारा मक्खन का गोला जो हमने आउटसोर्स किया हुआ है, तो पहला सवाल ये है कि क्या हमें वो आउटसोर्स्ड मक्खन का गोला हम वापस लेना चाहते हैं, या अभी भी हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा ज्ञान अभी आप ही संभालो, हम अभी नींद में सो रहे हैं, कुंभकर्ण की तरह हमारी परंपरा है, हमारी नींद बहुत चलने वाली है, तो कोई बात नहीं। दूसरी कि क्या हम अपने देश का जो स्व है उसके साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, क्या हम उनके बारे में समझना चाहते हैं, क्या हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, या जो हमें पहले बताया गया चैत्र शब्द ओल्ड फैशन्ड दकियानुसी अवैज्ञानिक है, और जिसके लिए आप लोगों ने सबने ना कहा इतने जोर शोर से। तो अगर आप कहते हो कि चैत्र वैज्ञानिक है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के वो ज्ञान का गोला वापस नहीं आ सकता, बिना आपकी पढ़ाई के वो ज्ञान का गोला वापस नहीं आ सकता। तो मेरी यही आप सबों से रिक्वेस्ट रहेगी, शुरुआत कीजिए, इससे शुरुआत कीजिए वो छोटी सी हमारी दिनदर्शिका है, उससे शुरुआत कीजिए। जो छोटे छोटे लेख आपको यहाँ से अभी प्राप्त होंगे, या अगले महीनों में, अगले दिनों में जो भारत calendar.in आपको वेबसाइट बताई गई है, वहां से आपको जो भी इसके विषय में जानकारी मिल रही है, वहां से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हर दिन इतना सा समय भी निकालेंगे तो पहले बताया गया चैत्र शब्द ओल्ड फैशन्ड दकियानुसी अवैज्ञानिक है, और जिसके लिए आप लोगों ने सबने ना कहा इतने जोर शोर से। तो अगर आप कहते हो कि चैत्र वैज्ञानिक है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के वो ज्ञान का गोला वापस नहीं आ सकता, बिना आपकी पढ़ाई के वो ज्ञान का गोला वापस नहीं आ सकता। तो मेरी यही आप सबों से रिक्वेस्ट रहेगी, शुरुआत कीजिए, इससे शुरुआत कीजिए वो छोटी सी हमारी दिनदर्शिका है, उससे शुरुआत कीजिए। जो छोटे छोटे लेख आपको यहाँ से अभी प्राप्त होंगे, या अगले महीनों में, अगले दिनों में जो भारत calendar.in आपको वेबसाइट बताई गई है, वहां से आपको जो भी इसके विषय में जानकारी मिल रही है, वहां से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हर दिन इतना सा समय भी निकालेंगे तो
Now I call upon Professor Anand Hota, who is a faculty in the Center for Excellence in Basic Sciences, and he will speak on Indian National Calendar and